चलिए हाय गुड मॉर्निंग। अपने रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। हम रिवाइज कर रहे थे बैंक ऑडिट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देख लीजिए। पार्ट 2 से शुरू कर रहे हैं स्लाइड नंबर 45 से। लास्ट वाले पार्ट में हमारा स्लाइड नंबर 44 तक यहाँ तक हो गया था, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज सीईओ ओम गर्ग। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी रिवीजन वीडियोस मैंने डाल रखा है, तो प्लीज़ उसको जाके देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने डे 1 में आपको बोला था कि इस वाले चैप्टर से ICAI प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछती है, तो आपको परसेंटेज, प्रोविजंस, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो एक होते हैं स्टैंडर्ड लोन्स और एक होते हैं एनपीए लोन्स। सिंपल ये ध्यान रखिएगा, एनपीए लोन्स वो होते हैं जिसमें लोन से आने वाला इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज। सिंपल सी चीजें ये ध्यान रखनी है आपको। तो एनपीए लोन्स वो लोन्स होते हैं जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज। ये एक सिंपल सी क्राइटेरिया है। स्टैंडर्ड लोन्स वो होते हैं जिसमें अभी 90 डेज नहीं हुए हैं लोन्स के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के। स्टैंडर्ड रेगुलर वो होते हैं जिसमें एक दिन का भी डिले नहीं है, मतलब जिस दिन लोन ड्यू हो रहा है उसी दिन रीपेमेंट आ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेगुलर। तो स्टैंडर्ड रेगुलर वो लोन होते हैं कि सामने वाला बोरोवर एक दिन का भी डिले नहीं कर रहा है। से सपोज आज ड्यू डेट है तो बोरोवर आज ही रिपेमेंट कर दे रहा है। SMA 0 मतलब 1 से 30 दिन का डिले है फ्रॉम द ड्यू डेट। SMA 1 मतलब 31 to 60 डेज का डिले है फ्रॉम द ड्यू डेट। SMA 2 मतलब 61 to 90 डेज का डिले है फ्रॉम द ड्यू डेट। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सब स्टैंडर्ड वो होते हैं, देखिए एनपीए से लेकर अप टू 12 मंथ, एनपीए से लेकर अप टू 12 मंथ ये होता है आपका सब स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर सब स्टैंडर्ड से अप टू 12 मंथ, सब स्टैंडर्ड से अप टू 12 मंथ ये आपका डाउटफुल कैटेगरी 1 हो गया। यहां से फिर अप टू 1 ईयर, नहीं सॉरी अप टू 2 ईयर ये हो गया डाउटफुल कैटेगरी 2, और फिर यहां से फिर डाउटफुल कैटेगरी 3। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर से एनपीए लोन्स जिस दिन हुआ, एनपीए लोन्स जिस दिन हुआ वहां से लेकर अप टू 12 मंथ्स ये हो जाएगा सब स्टैंडर्ड। फिर इसके बाद अप टू 12 मंथ्स ये हो जाएगा डाउटफुल कैटेगरी 1। फिर वहां से 2 साल तक डाउटफुल कैटेगरी 2, उसके बाद डाउटफुल कैटेगरी 3 और फिर लॉस। अब हम कब बोलेंगे कि कोई एसेट नॉन परफॉर्मिंग है? नंबर 1, जब उस पे इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज। हम कब बोलेंगे कोई लोन एनपीए है? जब उस पे इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज। सेकंड इज ओडी और सीसी के केस में अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। ओडी और सीसी के केस में अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। थर्ड इज बिल परचेज और डिस्काउंटिंग के केस में वो ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज। तो ये सिंपल सा कैटेगराइजेशन है कि हम कब बोलेंगे कोई एसेट एनपीए है कि नहीं है। तो ये 3 आप एक कैटेगरीज है, आप ध्यान रख सकते हो। अब हम कब बोलेंगे कि कोई अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है? नंबर 1, उस अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर को एक्सीड कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर क्या होती है? सुनिएगा। सैंक्शन लिमिट ओवरऑल एक्सपोजर होती है। ओवरऑल एक्सपोजर से सपोज ये बैंक है, बैंक के पास एक बोरोवर आया और बोरोवर ने पूछा कि बैंक आप मुझे बताइए, आप मुझे इस पूरे साल भर में कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं। इस बोरोवर ने बैंक से पूछा कि बैंक आप मुझे बताइए इस पूरे साल भर में आप कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं। तो बैंक ने इसका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इसकी क्रेडिबिलिटी
इसके सिक्योरिटी, मतलब ये सारी चीजें एनालाइज किया और बैंक ने बोला हम इस पूरे साल भर में 50 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से टोटल एक्सपोजर है जो बैंक एक बोरोवर के अगेंस्ट में लेने को तैयार है। इसी को बोलते हैं सैंक्शन लिमिट। इसी को क्या बोलते हैं? सैंक्शन लिमिट। मतलब ये टोटल लिमिट है, ये टोटल सहायता है जो एक बैंक बोरोवर को दे सकती है। इसको बोलते हैं सैंक्शन लिमिट। लेकिन जब मैं बोलूं कि बोरोवर ने पूछा कि सर आप मुझे, मेरी सीसी लिमिट क्या होगी, तो बैंक फिर क्या करेगी? बैंक फिर आपके करंट एसेट्स को इवैल्यूएट करेगी, करंट करंट एसेट्स को चेक करेगी। उसके अगेंस्ट में निकलता है ड्राइंग पावर। फिर से मेरी बात सुनिएगा। ड्राइंग पावर स्पेसिफिक है, ड्राइंग पावर स्पेसिफिक है, सैंक्शन लिमिट ओवरऑल है। सैंक्शन लिमिट ओवरऑल लिमिट है, ड्राइंग पावर स्पेसिफिक लिमिट है। मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से पूछा सर आप मुझे पूरे साल भर में कितनी आर्थिक सहायता दे सकते हैं, तो बैंक ने बोला 50 लाख, ये सैंक्शन लिमिट है। लेकिन 50 लाख में मेरा सीसी कितना होगा या मेरा ड्राइंग पावर कितना होगा? से सपोज 10 लाख। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो गया, ये जनरल हो गया। अच्छा, तो अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके सैंक्शन लिमिट से या ड्राइंग पावर से ज्यादा है तो फिर वो अकाउंट क्या हो जाएगा? आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट से तो कम है, बट 90 दिन से बोरोवर ने कोई भी पैसा बैंक को नहीं दिया है। 90 दिन से ज्यादा हो गया, बोरोवर ने कोई भी पैसा बैंक को नहीं दिया है। और तीसरा, पैसा तो दिया है बट वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि बैंक के इंटरेस्ट को भी कवर कर सके। 3 पॉइंट क्या क्या है? बोरोवर का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर से एक्सीड कर रहा है। सेकंड इज, एक्सीड नहीं कर रहा है बट बोरोवर ने 90 डेज हो गया बट कोई भी रीपेमेंट नहीं किया है। थर्ड, रीपेमेंट किया है बट वो सफिशिएंट नहीं है। ये सारे कुछ प्रोविजंस हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट में 15%। अच्छा, यहां ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आईसीएआई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ सकती है। तो सिक्योर्ड में 25, 40, 100 और अनसिक्योर्ड में 100%, ये सिंपल आपको ध्यान रखना है। 15% है सब स्टैंडर्ड में, डाउटफुल कैटेगरी 1 में 25, डाउटफुल कैटेगरी 2 में 40 और डाउटफुल कैटेगरी 3 में 100। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अनसिक्योर्ड है तो 100। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। फर्स्ट अप्रैल को फर्स्ट अप्रैल को ड्यू डेट थी। क्या थी? ड्यू डेट थी, लोन की ड्यू डेट थी। अब यहां से 90 डेज काउंट करें, यहां से 90 डेज काउंट करें तो 30 दिन अप्रैल का हो गया, 31 दिन मई का हो गया, अप्रैल, मई और जून। तो 30 जून को हम क्या बोलेंगे कि ये लोन क्या हो गया? एनपीए हो गया। 30 जून को ये क्या हो गया? एनपीए हो गया, रूल के हिसाब से। तो वही चीज मैं यहां बोलना चाह रहा हूं कि 30 जून को बैंक इसको एनपीए ट्रीट कर लेगी, इररेस्पेक्टिव इररेस्पेक्टिव की इररेस्पेक्टिव कि बोरोवर ने कितने कोलेट्रल और कितने सिक्योरिटीज प्लेज की हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन ड्यू डेट से 90 दिन से ज्यादा हो गया, ठीक है, उस दिन बैंक उस लोन को एनपीए ट्रीट कर लेगी, इररेस्पेक्टिव बोरोवर ने कितने कोलेट्रल और कितने सिक्योरिटीज प्लेज की हैं। तो वही चीज यहां पे बोल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी नेटवर्थ इज नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और दूसरा, से सपोज एक बोरोवर ने दो लोन लिया है, एक ही बैंक से दो लोन लिया है, कार लोन और पर्सनल लोन। पर्सनल लोन पे तो बोरोवर रेगुलर है, रेगुलर का मतलब बैंक को प्रॉपर पैसा दे रहा है, बट कार लोन में वो मिस कर जा रहा है, वो ईएमआई मिस कर जा रहा है। अब ये लोन हो गया से सपोज एनपीए, ये लोन हो गया से सपोज एनपीए। तो रूल ये कहता है कि ये दोनों लोन ही एनपीए ट्रीट कर लिए जाएंगे, ये दोनों लोन ही एनपीए ट्रीट कर लिए जाएंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है, एसेट क्लासिफिकेशन वुड बी बोरोवर वाइज नॉट फैकल्टी वाइज, सॉरी फैसिलिटी वाइज, ठीक है, नॉट फैसिलिटी वाइज। तो हम एनपीए बोरोवर वाइज बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि कार लोन एनपीए है, हम बोरोवर वाइज बोलेंगे, मतलब बोरोवर का पूरा लोन एनपीए हो गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे बस हमको अलर्ट रहना होता है कि कोई भी अकाउंट अगर बैलेंस शीट के डेट पे कोई करेक्शन हमको दिखता है, किसी भी अकाउंट में अगर बैलेंस शीट के टाइम पे या बैलेंस शीट के क्लोजिंग के टाइम पे अगर हमें कुछ करेक्शन दिखता है तो हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, द एसेट क्लासिफिकेशन वेयर अ सॉलिटरी एंड फ्यू क्रेडिट्स आर रिकॉर्डेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट, सो इट शुड बी हैंडल्ड विद केयर। और अगर कुछ भी वीकनेसेस दिखती है तो हमें उस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, एनपीए करना पड़ेगा। अब देखिए, दो तरीके के एडवांसेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस और स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में बस थोड़ी सी इज्जत है कि जो एसेट क्लासिफिकेशन होगा वो स्टैंडर्ड ही रहेगा, एसेट क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड ही रहेगा, बट एनपीए के लिए वो, सॉरी, इनकम के लिए, इनकम रिकॉग्निशन के लिए वो एनपीए हो जाएगा। ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में दोनों ही केस में, दोनों ही केसेस में मतलब एसेट क्लासिफिकेशन के लिए भी और इनकम रिकॉग्निशन के लिए भी, दोनों ही केसेस में ये एनपीए मान लिया जाएगा। फिर सुनिएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है तो एसेट क्लासिफिकेशन आपका रेगुलर रहेगा, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन आपका एनपीए हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है तो एसेट क्लासिफिकेशन और इनकम रिकॉग्निशन दोनों ही एनपीए हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इज्जत दी गई है, बस इतना आप ध्यान रखो। कंसोर्टियम क्या होता है? कंसोर्टियम वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बोरोवर है, ये एक बैंक के पास गया और बैंक से बोला कि हमें 50 करोड़ का लोन चाहिए। अब हो सकता है शायद इस बैंक की उतनी हैसियत ना हो 50 करोड़ का लोन एक इंडिविजुअल बोरोवर को दे सके, लेकिन इतना बड़ा क्लाइंट भी बैंक खोना नहीं चाहती है। बैंक क्या करेगी, अलग अलग बैंक्स को इनवाइट करेगी कि 20 करोड़ आप दे दीजिए, 10 करोड़ आप दे दीजिए, 5 करोड़ आप दे दीजिए, अलग अलग बैंक्स को इन्वाइट करेगी। ठीक है। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कंसोर्टियम अरेंजमेंट। और ये जितने भी मेंबर्स, ये जितने भी लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स बैंक। इनको क्या बोलते हैं? मेंबर्स बैंक। और ये बैंक जो पूरा अरेंजमेंट लीड कर रही है, इसको बोलते हैं लीड बैंक। तो इसमें बस एक रूल मैं रिवाइज करा रहा हूं। से सपोज इस बोरोवर ने इस बैंक को 50 करोड़ और प्लस इंटरेस्ट का रिपेमेंट कर दिया। से सपोज इस बोरोवर ने इस बैंक को 50 करोड़ और प्लस इंटरेस्ट का रिपेमेंट कर दिया, बट इस बैंक ने आगे कुछ भी पैसा रेमिट नहीं किया है, मतलब इन सारे बैंक्स को पैसा रेमिट नहीं किया है। तो ये सारे मेंबर्स बैंक ध्यान रखेगा, उस बोरोवर के लोन को क्या कर लेंगे, एनपीए ट्रीट कर लेंगे। सर ये तो नाइंसाफी है। हाँ, रूल यही कहता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोरोवर ने हो सकता है 50 करोड़ और प्लस इंटरेस्ट बैंक को पे कर दिया होगा। कौन सी बैंक को? लीड बैंक को। बट लीड बैंक ने इसको आगे रेमिट नहीं किया, तो ये मेंबर्स बैंक क्या करेंगी, इस बोरोवर के लोन को एनपीए ट्रीट कर लेंगे। बस इसमें यही सब चीजें हैं और कुछ नहीं है खास। अब नेक्स्ट आता है अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इरोजन का मतलब होता है अगर बोरोवर ने कोई कोलेटरल दी है और उस कोलेटरल की वैल्यू गिर जाती है समय के साथ। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है 50% से ज्यादा गिर जाती है तो फिर वो अकाउंट क्या हो जाएगा, डाउटफुल कैटेगरी मान लिया जाएगा। सेकंड, जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो 10% भी नहीं है ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द लोन अकाउंट, तो उसको लॉस मान लिया जाएगा। पहले केस में आपने जो कोलेटरल दिया था उसकी वैल्यू 50% से भी ज्यादा इरोड हो गई है, तो हम क्या मान लेंगे, डाउटफुल मान लेंगे। सेकंड, हम ये देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बच रहा है लोन अकाउंट का। ठीक है। से सपोज 50 लाख। अब हम देखेंगे आज आपके कोलेटरल की वैल्यू कितनी है, आज आपके कोलेटरल की वैल्यू कितनी है। से सपोज आज आपकी कोलेटरल की वैल्यू बची 4 लाख, तो ये तो 10% भी नहीं है, ये तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 10% भी नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, सीधे सीधे लॉस एसेट मान लेंगे। ये सिंपल सी चीज है कि अगर किसी बोरोवर ने अपने एफडी के अगेंस्ट में, सेविंग सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में, किसान विकास पत्र के, मतलब इसके अगेंस्ट में अगर कोई लोन लिया है तो वो एनपीए नहीं माना जाएगा। कंडीशन बस यही है कि मार्जिन होना चाहिए। मार्जिन का मतलब है 5 लाख की एफडी है तो 3 लाख का लोन होना चाहिए, तो एक मार्जिन होना चाहिए बैंक के पास। जैसे यहाँ पे 2 लाख का मार्जिन है तो एक मार्जिन होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में बैंक एनपीए नहीं करेगी। कंडीशन बस यही है कि सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए। यहाँ पे बस यही बोल रहा है
कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज होती है तो फिर बैंक कुछ ना कुछ रीस्केड्यूलमेंट कर सकता है अपने हिसाब से। तो ऐसे केस में थोड़ा सा एनपीए रूल्स थोड़ा बहुत अमेंड हो सकते हैं। अब अब ये क्रॉप सीजन क्या होता है सुनिएगा। क्रॉप सीजन का मतलब होता है सीडिंग से हार्वेस्टिंग तक का पीरियड। सीडिंग से हार्वेस्टिंग तक का पीरियड से सपोज मैंने 1 अप्रैल को कोई बीज बोया था, 1 अप्रैल को कोई बीज बोया था और मैंने इसको हार्वेस्ट कर लिया, मतलब मैंने इसको काट दिया, मतलब ये हो गया था, पूरा पक्का हो गया था, मान लेते हैं से सपोज 30 नवंबर को। तो कितना टाइम पीरियड हुआ? अप टू 12 मंथ। कितना टाइम पीरियड हुआ? अप टू 12 मंथ, मतलब 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ। तो ऐसे क्रॉप को क्या बोलेंगे? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। क्या बोलेंगे? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। और अगर 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। तो सिंपल सी चीज है, अगर सीडिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो पीरियड है वो अप टू 12 मंथ्स है तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन बोलेंगे, 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग ड्यूरेशन बोलेंगे। अब इसके कुछ एनपीए रूल्स हैं, वो ध्यान रखना है आपको। एनपीए रूल्स क्या है? ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए तो हम 2 क्रॉप सीजन वेट करेंगे और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए हम सिंगल क्रॉप सीजन वेट करेंगे। मतलब हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में एनपीए कब बोलेंगे? जब 2 क्रॉप सीजन एक्सीड कर गए हैं। जब 2 क्रॉप सीजन एक्सीड कर गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में हम एनपीए तभी बोलेंगे जब 1 क्रॉप सीजन एक्सीड कर गया है। तो शॉर्ट में 2 बार वेट करेंगे और लॉन्ग में 1 साल या 1 क्रॉप सीजन वेट करेंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट का डिफरेंस समझाया था। तो एक बार मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, एक बार इसको रीड कर लीजिए। चलिए, होपफुली आपने कर लिया होगा, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिक बातें हो रही हैं कि जब भी बैंक ड्राइंग पावर निकालेगी तो सारे स्टॉक स्टेटमेंट्स को स्क्रूटिनाइज कर लेगी और जो भी ड्राइंग पावर या जो भी सैंक्शन लिमिट बैंक कैलकुलेट करेगी वो एज पर दी गाइडलाइंस कैलकुलेट करेगी। थर्ड इज, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी को भी 5 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर दिया है, 5 करोड़ से ज्यादा का ड्राइंग पावर लिमिट दी है, तो ऐसे केस में उसकी स्टॉक ऑडिट होगी। क्या होगी? स्टॉक ऑडिट होगी। लेकिन हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है, अगर ऑडिटर चाहे तो दूसरे केसेस में भी कर सकता है। मतलब ये 5 करोड़ तो मैंडेटरी लिमिट है। मतलब अगर किसी बैंक ने किसी को ड्राइंग पावर लिमिट दी है 5 करोड़ से ज्यादा की, तब तो उसकी स्टॉक ऑडिट होगी, ये मैंडेटरी है। बट अगर ऑडिटर चाहे तो किसी और केस में भी स्टॉक ऑडिट करा सकता है। ये सारे कुछ रूल्स हैं, ठीक है, बस हमें रीड करना है और कुछ इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो अभी तक बताइए, समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? हाँ जी, बताइए। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। सो आगे बढ़ते हैं। इन केस कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। और इन केस मैंने पहले भी बोला हुआ है, पीपीटी नहीं है तो आप आईसीआई मैट देख सकते हैं, प्योरली रेप्लिका है। अब एडवांसेस की ऑडिट करते हैं। तो सबसे पहले ऑडिटर की कुछ चीजें चेक करेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे ऑडिटर असर्शंस चेक कर रहा है। क्या कर रहा है? असर्शंस चेक कर रहा है। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन कौन से असर्शंस है, ठीक है।
तो पहला ऑडिटर यह इंश्योर कर रहा है कि जो अमाउंट इंक्लूडेड है बैलेंस शीट में वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब से सपोज अगर बैलेंस शीट में 25 लाख रुपए दिख रहा है कि बैंक ने किसी को एडवांस दिया है तो वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा, वो ड्यू टू द बैंक होना चाहिए, मतलब बैंक को पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, ड्यू टू द बैंक होना चाहिए। फिर जो अमाउंट ड्यू है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांस नहीं होना चाहिए, जो वैल्यूएशन है एडवांस का वो प्रॉपर होना चाहिए, एंड लास्ट इज बैंक ने प्रॉपर प्रोविजनिंग की होनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन से असर्शंस हैं। अब ये सारे कुछ प्रोसेस हैं कि एक बैंक लोन कैसे देती है। तो पहले लोन एप्लीकेशन होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसका क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट असेसमेंट देखा जाता है, रीपेमेंट कैपेसिटी देखी जाती है, कोलेट्रल को वैल्यू किया जाता है और फिर अप्रूव किया जाता है। तो ये सारे कुछ प्रोसेस हैं। फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनल कंट्रोल्स को एवेल्युएट करेगा। कैसे? जो भी अमाउंट्स बैंक ने रिकॉर्ड किया है उसकी वैलिडिटी चेक करेगा, डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, अकाउंट्स में कितना लेन देन हो रहा है उसको रिव्यू करेगा, सिक्योरिटी के एग्जिस्टेंस को चेक करेगा, आरबीआई नॉर्म्स के साथ क्या बैंक कंप्लाई करती है कि नहीं करती है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन एंड रिगार्डिंग द प्रोविजंस। और फिर लास्ट में कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मतलब यहाँ पे SA 520, तो कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी अप्लाई करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स को इवेल्युएट कर रहे हैं। कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं? हम यहाँ पे जो भी अमाउंट्स हैं उसकी वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं, मतलब एग्जामिन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर रहे हैं कि बैंक ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर किया था कि नहीं, जिस खाते में पैसा गया है उस खाते को रिव्यू कर रहे हैं, कोलेट्रल को या सिक्योरिटी को एग्जामिन कर रहे हैं, क्या प्रोविजनिंग और कैटेगराइजेशन प्रॉपर है कि नहीं एज पर द आरबीआई नॉर्म्स, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि हम इंटरनल कंट्रोल्स को इवेल्युएट कैसे कर रहे हैं। तो बैंक को तभी एडवांस देना चाहिए किसी बोरोवर को आफ्टर सेटिस्फाइंग विद द क्रेडिट वर्दीनेस, सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योर कर लेने चाहिए। थर्ड, सारे कंप्लायंसेस विद द सैंक्शन एंड विद द एंड यूज इंश्योर कर लेना चाहिए। सारे सिक्योरिटीज बैंक को अपने नाम पर रजिस्टर करा लेना चाहिए। खत्म हो गया। फिर ऑडिट ऑफ P&L एंड रेवेन्यू है। तो ये सिर्फ रीड वाला पार्ट है, इसमें आईसीआई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछती है, बट फिर भी मैं एक रफ रीडिंग कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि जो बैंक ने जो इनकम रिकॉर्ड की है दैट शुड बी अरोज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो इनकम जेन्युइन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, ये रूल है कि आरबीआई कहता है कि अगर कोई इनकम 1% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा है या फिर 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ज्यादा है तो ऐसे इनकम को हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी इनकम अगर टोटल इनकम के 1% से ज्यादा है या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 1% से ज्यादा है तो हम ऐसे केस में उस इनकम को 1%, सॉरी, उस इनकम को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। और बाकी अगर 1% से कम है तो फिर हम उसको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। 1% से ज्यादा है तो एक्रूअल बेसिस पे, 1% से कम है तो कैश बेसिस पे। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। और ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर बैंक ने कोई पैसा एडवांस किया है अगेंस्ट दी एफडी, आईवीपी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो उस केस में वो अकाउंट एनपीए नहीं माना जाएगा प्रोवाइडेड बैंक ने प्रॉपर मार्जिन रखा है। और एक चीज तो मैंने आपको बहुत पहले समझाई थी कि एनपीए लोन्स में हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं, और अगर लोन परफॉर्मिंग है तो उस केस में एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। तो एनपीए लोन है तो कैश बेसिस, और परफॉर्मिंग लोन है तो एक्रूअल बेसिस। कभी कभी क्या होता है ना, बैंक मान लेते हैं कि बैंक ने कोई बिल डिस्काउंट किया 1 मार्च को, ठीक है, और उसमें बैंक ने 5,000 कमीशन कमाया। तो ये कमीशन बैंक, और मान लेते हैं कि वो बिल 4 महीने बाद ड्यू होगा, ठीक है। तो अब ये 5,000 हम पूरा इस फाइनेंशियल ईयर में बुक नहीं कर सकते, हमको स्प्लिट करना पड़ेगा 1 महीना और 3 महीना, क्योंकि 1 महीना तो यहाँ पे खत्म हो रहा है 31 मार्च और 3 महीना अगले साल जा रहा है, तो स्प्लिट करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ बोल रहा है, शुड बी प्रॉपरली अपोर्शन्ड बिटवीन द 2 years।
बाकी यही सारे कुछ प्रोसीजर्स हैं। फीस एंड कमीशंस भी हमको क्या करना पड़ेगा, अक्रूवल बेसिस पे उसी हिसाब से बुक करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जब बैंक को अपने इनकम को रिवर्स करना पड़ सकता है? तो पहली चीज सुनिएगा, कोई लोन एनपीए कब होता है? ड्यू डेट से जब 90 दिन एक्सीड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब यहां तक तो ये लोन क्या था, परफॉर्मिंग एसेट था। यहां तक तो ये लोन क्या था, परफॉर्मिंग एसेट था। और अभी मैंने आपको बोला कि परफॉर्मिंग एसेट में हम इंटरेस्ट वगैरह कैसे बुक करते हैं, एक्रूवल बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे ये लोन क्या हो गया, एनपीए। और एनपीए पे कैसे बुक करते हैं, कैश बेसिस पे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपने अभी तक इंटरेस्ट बुक किया होगा, तो जैसे ही ये लोन एनपीए बन जाएगा, आपको ये सारा इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो यही रूल है। रिवर्सल ऑफ इनकम का सिंपल सा मतलब ये है कि जब वो लोन परफॉर्मिंग था तो आपने उस पे इंटरेस्ट एक्रूवल बेसिस से बुक किया था, बट जैसे ही वो एनपीए बन जाता है, आपको सारे इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। और उससे रिलेटेड फीस कमीशन भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। थर्ड इज कि अगर कोई इनकम गलती से आपने रिकॉग्नाइज कर ली है तो उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। और लास्ट, अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में बैंक ने लार्ज डेबिट्स किया है और जिसका एक्सप्लेनेशन बोरोवर से नहीं लिया गया है, तो फिर हमें पूछना पड़ेगा बैंक से। फॉर एग्जाम्पल, ये इंटरेस्ट इनकम अकाउंट है बैंक का। इंटरेस्ट इनकम मतलब बैंक के लिए इनकम है। बैंक ने डेबिट किया है, डेबिट का मतलब है बैंक ने अपने इनकम को रिवर्स किया है, बैंक ने अपने इनकम को रिवर्स किया है। और जिसका इंटीमेशन बोरोवर को नहीं दिया गया था, तो ऐसे केस में बैंक ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है कि आपने क्यों इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा इंटरेस्ट इनकम रिवर्स किया है। तो ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है। वही सारे रूल्स लीज एसेट पे भी अप्लाई होते हैं कि आपको सारे इनकम को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अभी टेक आउट फाइनेंस क्या होता है? तो टेक आउट फाइनेंस ये है जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन खरीद लेता है। जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन खरीद लेता है, इसी को बोलते हैं टेक आउट फाइनेंस। एक बार यहां से पढ़िए, एक बार टेक आउट फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पढ़िए यहां से एक बार। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो टेक आउट फाइनेंस का मतलब ये है जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन खरीद लेता है। तो इससे बस आपको ये ध्यान रखना है, इन द केस ऑफ टेक आउट फाइनेंस, इफ बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी द अकाउंट इज क्लासिफाइड बाय द लेंडिंग बैंक एज एनपीए, इट शुड बी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि अगर लोन एनपीए हो जाता है तो हम उसमें इनकम कैसे बुक करेंगे, कैश बेसिस पे। अदरवाइज अगर वो परफॉर्मिंग रहता है तो फिर अक्रूवल बेसिस पे। वही सारी चीजें, बट डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है टेक आउट फाइनेंस क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैसा रिकवर हो जाता है। जैसे अब लोन एनपीए हुआ, लोन एनपीए हुआ तो हमने सारे इंटरेस्ट को क्या कर दिया होगा, रिवर्स कर दिया होगा। जैसे ही लोन एनपीए हुआ, हमने जो भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया होगा प्रीवियसली, हम उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। बट हो सकता है कल चल के कुछ पैसा रिकवर हो जाए। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर कुछ पैसा रिकवर हो जाता है तो फिर बैंक एक अकाउंटिंग पॉलिसी लगाएगी और फिर अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से देखेगी कि उस इनकम को रिकॉग्नाइज कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, मेमोरेंडम अकाउंट ये बैंक का अपना अकाउंट होता है, मतलब ये क्लाइंट को शो नहीं किया जाता है, ये हिडन अकाउंट होता है, ये बैंक का अपना अकाउंट होता है। इस मेमोरेंडम अकाउंट में बैंक एनपीए लोन्स
पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर सकती है सिर्फ अपने फ्यूचर पर्पस के लिए। तो ध्यान रखिएगा, मेमोरेंडम अकाउंट सिर्फ बैंक का हिडन अकाउंट होता है, मतलब इसको क्लाइंट को या बोरोवर को या कस्टमर को शो नहीं किया जाता है। ये बैंक का अपना पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे हम लोग अपनी रफ बुक मेंटेन करते हैं ना, वैसे ही। तो बैंक इस मेमोरेंडम अकाउंट पे जितने भी एनपीए लोन्स हैं उस पे इंटरेस्ट बुक कर सकती है, जस्ट फॉर दी फ्यूचर पार्ट, कि हाँ बैंक अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकती है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, बैंक में कंटिन्यू टू रिकॉर्ड सच एक्रूड इंटरेस्ट इन द मेमोरेंडम अकाउंट फॉर कंट्रोलिंग पर्पस। अब ये सारे कुछ एक्सपेंसेस के कैटेगराइजेशन है, ये सब आप रीड कर लीजिएगा, ये सब रीड वाला पार्ट है। अब हम एक्सपेंसेस की ऑडिट कैसे करेंगे, तो नंबर वन इज हम रीजनेबलनेस चेक करेंगे एक्सपेंसेस का। सेकंड इज हम बैंक से एक स्टेटमेंट ऑब्टेन करेंगे कि आप मुझे बताइए कि कितने डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है हर क्वार्टर में, कितने डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है हर क्वार्टर में, और फिर उसके हिसाब से एनालाइज करेंगे कि वो इंटरेस्ट वगैरह प्रॉपर्ली जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएंगे, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के देखेंगे कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वर्सेस जो बैंक पे कर रही है, क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन और बैंक जो एक्चुअली पे कर रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कोई डिफरेंसेस है तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि जो इंटरेस्ट है वो सारे डिपॉजिट्स में मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट्स जो बैंक पे कर रही है वो एज पर दी आरबीआई पे कर रही है, एज पर दी जो सेविंग अकाउंट्स में पे कर रही है वो एज पर दी रूल्स पे कर रही है, और इंटर ब्रांच बैलेंसेस पे भी जो भी हेड ऑफिस ने रेट्स तय किए हैं उसके हिसाब से बुक कर रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही सारी चीजें हैं, इंटरनल कंट्रोल्स स्टडी करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, खर्चों का ट्रेंड देखेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएंगे, और एक्सपेंसेस को वेरीफाई करेंगे विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, तो क्या बैंक प्रॉपर प्रोविजंस बना रही है कि नहीं बना रही है, उसका ब्रेकअप लेंगे कि स्टैंडर्ड लोन्स में कितना प्रोविजन है, एनपीए लोन्स में कितना प्रोविजन है, और फिर उसके कॉम्पिटिशंस को भी चेक करेंगे। ये सारे डिस्क्लोजर्स हैं, ठीक है, कि अगर कुछ भी प्रायर पीरियड आइटम्स है, मतलब यहाँ पे आप एएस की बात कर सकते हो, तो उसको उसका डिस्क्लोजर बैंक को करना पड़ेगा। कुछ भी प्रायर पीरियड आइटम्स हैं तो उसका डिस्क्लोजर बैंक को करना पड़ेगा। खत्म हो गया, डन। तो मुझे आप बताइए कैसा लगा आपको, हेल्पफुल था कि नहीं था। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है, ये पार्ट टू था, यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिवाइज हो गया है। अब आप मुझे अपने जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा। इन केस आपको किसी टॉपिक पे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मुझे स्पेसिफिकली कमेंट करके बताइएगा कि सर इस पे अलग से रील बना दीजिए, तो मैं अलग से शॉर्ट्स या रील बना दूंगा। बाकी अच्छा लगा हो तो फीडबैक दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ बने रहें ऐसे फ्यूचर वीडियोस में। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा। चलिए, थैंक यू।